हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने बाबर से लेकर औरंगजेब तक अलग अलग जो शासक थे उनको पढ़ लिया, उनके बारे में डिटेल से जान लिया। अब हम बात करेंगे मुगल प्रशासन के बारे में, तो यहाँ के भू राजस्व के बारे में। यहाँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मनसबदारी व्यवस्था। तो इनसे रिलेटेड हम टॉपिकों पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला मुगल मुगल प्रशासन में इनका देख लेते हैं। सबसे ऊपर केंद्र होता है और केंद्र में बादशाही सर्वे सर्वा होता है, यानी न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी बादशाही होता था। उसके बाद सेना की बात करें तो सेना और प्रशासन की बात करें, पूरे प्रशासन पर किसका कंट्रोल होता था? बादशाह का ही कंट्रोल होता था। दूसरा, केंद्र में विभाग थे जिनमें प्रमुख मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी। तो पहला जो है वो वकील वजीर, जो बादशाह के सबसे नज़दीक रहता है, बादशाह का प्रतिनिधि इसी को कहा जाता है। दूसरा, दीवान ए आला, वित्त मंत्री को कहा जाता था। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता। खाने खाना ये दरबार और कारखाने को देखता था। और सद्र उल सुदूर न्याय प्रमुख होता था। आगे बात करते हैं केंद्र बटा हुआ था राज्यों में। राज्यों में हम बात करें तो राज्य में भी प्रमुख अधिकारी होते थे, जैसे सूबेदार प्रशासक की भूमिका निभाता था, दीवान वित्त की भूमिका निभाता था, बख्शी सेना की भूमिका निभाता था और सद्र न्याय करता था। राज्य के बाद हम बात करते हैं जिले की। जिले को मुगल काल में सरकार कहा जाता था। जिला, तो सरकार में भी जिले में भी बहुत से अधिकारी काम करते थे, जैसे फौजदार हो गया, ये प्रशासन संभालता था। अमल गुजार हो गया, ये लगन वसूली संभालता था। काजी हो गया, ये न्याय व्यवस्था की देखरेख करता था। वित्तकची लेखक होता था। और खजानदार जो खजाने का संरक्षक होकर होता था। आगे बात करते हैं सरकार। इस टाइम के लोग के बराबर परगना था। परगना परगना में भी प्रमुख अधिकारी होते थे, जैसे सिकदार प्रशासन संभालता था, अमील भू राजस्व वसूली करता था और कानून को जो भूमि का निरीक्षण करता था। परगने को आगे परगना गाँव में बटे थे। गाँव में भी अधिकारी होते थे, जैसे मुकद्दम हो गया, राजस्व वसूली करता था, और पटवारी हो गया, ये भूमि रिकॉर्ड रखता था। ये हो गया आपका। अब आगे बात करते हैं कुछ अन्य अधिकारियों। तो ये हो गया मुशरिफ, कार्यालय से मतलब क्वेश्चन पूछता है यहाँ से जरूर हर एक पेपर में। सही मिलान के लिए आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और बोलेगा कि हाँ, इनका सही मिलान कीजिए। तो मुशरिफ कार्यभार, ये कार्यालय संभालना। मुस्तौफी वित्त निरीक्षक होता था। मीर बहरी नौसेना प्रमुख था। मौतसी नैतिक और धार्मिक अधिकारी। दीवान तन ये जागीर व वेतन देखता था। और वाक्यान्वेष ये प्रमुख घटना और फरमानों को सूचीबद्ध करता था। आगे बात करते हैं भू राजस्व प्रशासन की। तो भू राजस्व प्रशासन को देखते हुए इन्होंने भूमि का बंटवारा चार भागों में किया। पोलज, परती, चांजर और बंजर। पोलज और परती ये गुडलैंड थे और ये दोनों बैडलैंड। पोलज की बात करें, जिस पे प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी, उसको पोलज कहा जाता था। दूसरा, एक वर्ष के अंतर पर खेती की जाने वाली भूमि, अंतर पर की जाने वाली खेती, तो ऐसी भूमि को परती कहा जाता है। ये 2 से 4 साल के अंतर पर की जाने वाली भूमि। और ये बंजर 5 वर्ष से अधिक जब जोती नहीं गई हो भूमि, उसको चांजर कहते हैं। ठीक है, ये हो गई आपके भू राजस्व संबंधी भूमि का बंटवारा। आगे बात करते हैं आईने दहसाला। ये अकबर के वित्त मंत्री टोडर जो था, टोडरमल, उसके द्वारा लाया गया था। क्या था ये? तो ये भू राजस्व मूल्यों को नियत करने का एक तरीका था। इसके तहत पिछले 10 वर्षों में स्थानीय भिन्नता के आधार पर मूल्यों को तय किया जाता था, यानी भूमि की जो स्थानीय भिन्नता थी उसके आधार पर। तीसरा टॉपिक है करोड़ी व्यवस्था। इसका प्रारंभ भी अकबर ने किया था। इसे 1573 में शुरू किया गया।
हालांकि इसे बाद में त्याग दिया गया था। क्या था? करोड़ी एक भू राजस्व अधिकारी होते थे जिन्हें एक निश्चित भूभाग से 1 करोड़ तांबे दाम या तांबे की मुद्रा राजस्व वसूली करनी होती थी। अब बात करते हैं मनसबदारी व्यवस्था की। तो ये पदाधिकारी व्यवस्था है। अधिकारी ये मूलतः सैनिक, सिविल और अमीर अधिकारियों का समुच्चय है, लेकिन इसमें केवल सैनिक ही शामिल नहीं होते थे। मनसब का मतलब पद और वेतन। मनसब एक तरफ इसमें जात, जात का मतलब था पद हो गया, प्रतिष्ठा, वेतन, और एक दूसरी तरफ हो गया सवार। सवार की हम बात करें, इसमें घोड़े या अन्य पशुओं की बात करें, ये आ गए सवार। ये इसकी बात करें तो ये मंगोल प्रभाव था इन पर। मंगोल प्रभाव की जो दशमलव प्रणाली थी वो यहाँ पर लागू होती थी मनसबदारी पर। आगे बात करते हैं मनसबदारी व्यवस्था में। तो एक तरफ होगी जात, एक तरफ होगे सवार। यहाँ पे बात करें जिन अधिकारियों को, जिन पर मनसबदारी में जिन पदाधिकारियों को नगद वेतन दिया जाता था उनको नकदीस कहते थे। और दूसरा, जिनको भूमि दी जाती थी उनको मनसबदार। ठीक है। बात करें इनका, एक नीचे से ऊपर तक एक क्रम होता था और उसी के अनुरूप अधिकारी जो थे वो टुकड़ियों को रखते थे और मुगल बादशाह के लिए युद्ध करते थे। तो इनकी श्रेणी की बात करें तो ये आपकी 1, 2 और 3, ये 3 श्रेणी है। तो हम बात करें 100 से 500 जात जिनके पास थे उसको हम मनसबदार कहते थे। दूसरा, 500 से 2500 जात, इसको हम अमीर कहते हैं। और सबसे ऊपर अमीर अल उल उमरा, जो 2500 से ऊपर जाती है उसे अमीर उल उमरा कहा जाता है। इसमें हम बात करें तो जहांगीर ने इसमें चेंज किया। जहांगीर ने क्या चेंज किया? दुआस सियातियास लाया, यानी 2 घोड़ा 3 घोड़ा। इसमें क्या था? तो इसमें जात के पद में बिना परिवर्तन किए जो सवारों की संख्या थी वो बढ़ा दी जाती थी। ऐसे ही शाहजहाँ ने भूमि के बदले मासिक वेतन स्टार्ट किया देना। अब बात करते हैं आगे मुख्य तथ्यों की। तो दक्कन में भू राजस्व व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? हलों की संख्या थी। किसके समय? अकबर के समय। मदद मास ये विद्वानों को दी गई राजस्व मुक्त भूमि थी, यानी कोई यहाँ से कर नहीं हुआ था। शाहरुख नामक सिक्का चांदी का था, किसने चलाया? बाबर ने चलाया था। राम सीता आकृति व देवनागरी लेख वाले सिक्के किसने चलाए थे? तो ये अकबर ने चलाए थे। अब बात करते हैं हम साहित्य की। साहित्य भी में भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है सही मिलान के लिए। तो पहले है ताजुल मासिर, किसकी है? हसन निजामी की। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की। आलमगीर नामा मोहम्मद काजिन की। नुस्खा ए दुलकुसा भीमसेन की। अब देख रहे हो यहाँ पे भीमसेन एक हिंदू लेखक है और जिसने लिखा नुस्खा ए दिलकुशा। तारीख यामनी अलुतबी की। तारीख ए शहरशाही अब्बास का सरवानी की। और चाहर चमन, ये शॉर्ट ट्रिक है, च से स्टार्ट हो रहा है, च से इसके लेखक का नाम है चाहर चमन चंद्रभान ब्राह्मण। इकबाल नामा जहांगीरी, इसके है मुअत्तमद खां की। अब बात करते हैं आगे हम मुगल स्थापत्य कला की। तो सबसे पहले बाबर को देखते हैं, बाबर ने कौन कौन सी संरचना स्थापित की। तो बाबर ने ही ये 4 बाग पद्धति का प्रयोग प्रारंभ किया। 4 बाग पद्धति का क्या था कि जब ये अपना कोई भी महल बनाता है था तो इनको 4 भागों में बांट देता और इसमें गार्डनिंग व्यवस्था थी और इसको चारों तरफ से घेर दिया। ये थी 4 बाग पद्धति। बाबर द्वारा निर्मित स्थापत्य की हम बात करें तो ये हो गया काबुली बाग मस्जिद, पानीपत हरियाणा में है। दूसरा है संभल की मस्जिद बनाई बाबर ने। और तीसरा आगरे की मस्जिद बनाई। ये आपके चित्र हैं। बाबर के बाद हुमायूं आता। तो हुमायूं ने क्या किया? हुमायूं ने फतेहाबाद की मस्जिद बनाई। कहाँ? हरियाणा में। और दीन पनाह पुस्तकालय ये भी दिल्ली में, इसका जीर्णोद्धार इसने कराया था। बात करते हैं अकबर की। अकबर ने 2 जगह, पहले आगरा और फिर जब राजधानी चेंज की फतेहपुर, तो दोनों जगह पर संरचना स्थापित की। आगरे का किला की बात करें तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। आगरे में कौन कौन सी? तो इसने आगरे के किले में अकबरी महल और जहांगीरी महल, यानी लाल किले के अंदर है अकबरी महल, जहांगीर दोनों और जहांगीरी महल दोनों। इसमें 2 दरवाजे हैं लाल किले में।
एक है अमर सिंह दरवाज़ा और दूसरा है दिल्ली दरवाज़ा। फतेहपुर में जो इसने संरचना स्थापित की उनकी हम बात करें तो इसमें है जहांगीरी महल, दीवान आम और दीवान खास। पंच महल है, इस पर बौद्ध स्थापत्य का प्रभाव दिखाई देता है जो फतेहपुर में है। जोधाबाई का महल है तो इस पर जोधाबाई ये एक राजपूती थी, राजपूत राजा की पुत्री, तो इस पर हिंदू राजपूतों का प्रभाव दिखाई देता है। मरियम का महल, ये है हुए मरियम का महल आपका। तो मरियम का महल आगे जामा मस्जिद, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इन्होंने बनाया, अनूप तालाब बनाया, चौगान खेल का मैदान और बुलंद दरवाज़ा। किस वजह से यह है बुलंद दरवाज़ा आपका, किस उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। आगे बात करते हैं जहांगीर द्वारा निर्मित कला एवं स्थापत्य। जहांगीर द्वारा क्या क्या, अकबर का मकबरा बनवाया, ये अकबर का मकबरा है, और दूसरा ये एतमादुल्ला का मकबरा। तो अकबर के मकबरे यह सिकंदरा आगरा में अवस्थित है, जहांगीर द्वारा निर्मित। इसके शीर्ष पर गुम्बद नहीं है, क्यों, क्योंकि यह 3 मंजिला है, अधिक ऊंचाई होने के कारण इस पर ऊपर वो गुम्बद नहीं बनाया गया। इसे शुरू तो अकबर ने ही कर दिया था, लेकिन इसको पूर्ण किसने किया, जहांगीर ने किया। यह इमारत बौद्ध, जैन और दक्षिणी पूर्वी शैली से प्रभावित है। इसमें लाल बलुआ पत्थर, ये आपको दिख रहा है लाल लाल, और ये सफ़ेद संगमरमर, ये वाइट जो दिख रहा है बीच बीच में, ये तो लाल और पत्थर के साथ में सफ़ेद संगमरमर का इसमें प्रयोग किया गया है। अब बात करें एतमादुल्ला का मकबरा, इसी के समय बना, नूरजहां द्वारा निर्मित। इसमें पहली बार पिट्टा ड्योरा का प्रयोग किया गया था। पिट्टा ड्योरा क्या है, जब बिल्डिंग को हीरे जवाहरात और कीमती पत्थरों से सजाया जाता है, उसी को पिट्टा ड्योरा कहा जाता है। आगे बात करें इस तरह शाहजहाँ निर्मित, शाहजहाँ का जो काल था मुगल काल में, वो स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो इसने भी आगरे में और दिल्ली में संरचना स्थापित की। तो आगरे में इसकी सबसे महत्वपूर्ण संरचना है ताजमहल। आगे बात करें शीश महल है, खास महल है और मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद और मुसम्मन बुर्ज, ये भी कहाँ पे हैं, आगरे में। दिल्ली में बात करें तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, ये शाहजहाँ ने बनाया। दीवाने आम और दीवाने खास रंग महल, तीनों किसमें, लाल किले के अंदर है। आगे बात करें लाल किले के सामने ही जामा मस्जिद है, ये आपकी जामा मस्जिद लाल किले के सामने है। किससे निर्मित, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। और आगे बात करें जो शाहजहानाबाद आज का चांदनी चौक किसने बसाया, वो शाहजहाँ ने ही बसाया। अब बात करते हैं औरंगजेब की। तो औरंगजेब ने द्वारा निर्मित स्थापत्य में पहले पाया था मोती मस्जिद, ये लाल किले के अंदर है, सर्वश्रेष्ठ मुगलकालीन आकृति, ये हो गई आपकी। दूसरा बादशाही मस्जिद लाहौर, जामा मस्जिद जो है इसकी नकल का ऐसा प्रयास किया गया था लाहौर में। आगे बात करें रबिया उद दुर्रानी का मकबरा, ये बीबी का मकबरा कहा जाता है, कहाँ, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में। इसमें काले संगमरमर का प्रयोग किया गया है, ये ताजमहल के नकल का ऐसा प्रयास इसमें किया गया है। ये आपका हो गया, ये सेम ऐसे ही दिख रहा है लेकिन यही है असफल प्रयास था। ये हो गया आपका मुगल काल कंप्लीट, और हम अगली वीडियो में देखेंगे इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, हम उन सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे, टॉप 50 क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।